लोकतंत्र 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 लोकतंत्र। खुशियाँ मनाती जनता, खुशियाँ मनाती, रोजगार मांगने वाले पर क्यों होता अत्याचार? कर लो जरा इस पर विचार। जनता खुशियाँ मनाती, जनता खुशियाँ मनाती, आजादी की गाथा बड़ी है मजेदार, जन जन में खुशियाँ छाई है अपार। जनता खुशियाँ मनाती, जनता खुशियाँ मनाती। जनवरी गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस, मनाते हैं हर साल 79 वर्षों की मिसाल। गाथा हम रोज सुनाए, गाथा हम रोज सुनाए। दर्शक बंधुओं, मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ। तृतीय एपिसोड को मैंने पिछले रविवार को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। दुख इस बात की है, वह एपिसोड 36 मिनट के बदले मात्र 16-17 मिनट के बीच में रहा। इसका कारण था कि मेरे स्टूडियो में कुछ विद्युतीकरण की गड़बड़ी हो गई थी। इस वजह से चाहने के बाद भी तकनीशियन हमारे 36 मिनट का एपिसोड तैयार नहीं कर सके। इसलिए जो मेरा स्पीच था, उसी स्पीच को आप नज़र में रखते हुए आप चौथे एपिसोड को देखें। तृतीय एपिसोड का अपूर्ण चतुर्थ एपिसोड में आपको पूरा करते हुए फिर अगली कड़ी उसमें जोड़ी गई है। धन्यवाद, माफ करेंगे। नागराज, नागराज आप चले जाइए। नागराज, आपकी फुफकार में जहर और आग के बदले अमृत निकलते तो सारी जनता त्रस्तता से मुक्त हो जाती है। नागराज, त्रस्त, इच्छुक, सुसुप्त और किंग कर्तव्य विमूढ़ जनता को हमें जगाना है नागराज, और भारत देश में जमे हुए मिथ्यावादियों को हटाना है नागराज। कानूनी व्यवस्थापकों को सजग कर करके कछुआ चाली न्याय को त्वरित खरहा चाली बनाना है, परिवर्तित करना है नागराज। त्रस्त हो रहे मुकदमाबाजों और पीड़ितों को हमें 6 महीने में त्राण दिलाना है नागराज, और 6 महीने में ही मुकदमा का निष्पादन एवं समापन करा देना है। जाओ जाओ नागराज, अपना तशरीफ ले जाओ, अपना तशरीफ ले जाओ नागराज, अपना तशरीफ ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ नागराज। मैं नागराज बोल रहा हूँ, लिखार फनकार। सुन लो, कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी सोच और कल्पना अपराध मुक्त भारत बनाने की है लिखाड़ फनकार। लिखाड़ फनकार से भारत का उत्थान संभव नहीं है जब तक
छल बल और कल नहीं होंगे तब तक देश चल ही नहीं सकता है। देश चलाने के लिए कलमबाज, साहित्यकार और फनकार की आवश्यकता नहीं है। बलशाली, अनपढ़, अस्त्र शस्त्र धारियों की आवश्यकता है। मैं भी अपना तशरीफ ले जाता, तुम भी अपना तशरीफ ले जाओ। सारे मुकदमेबाजों को तुम अपनी सोच समझ से मत जगाओ। सारे मुकदमेबाजों को तुम अपनी सोच समझ से मत जगाओ। जनता को भी मत जगाओ। 6 महीने में केस समाप्त हो जाया करेगा, तब फिर विधि व्यवस्था क्या करेंगे? जाओ, उठ भागो, जंगल है जंगल, अनेक भयंकर जीव यहाँ उपलब्ध हैं। अभी तो एक ही आया है, नागराज। भागो भागो, कहीं दूसरा भयंकर जीव ना आ जाए। भागो भागो। वैचारिक क्रांतिकारियों आओ, सड़कों पर उतर आओ, सड़कों पर उतर आओ। लोकतंत्र को बचाना बढ़ाना है। 6 महीने में हर केस का जजमेंट दिलाना है। न्यायिक प्रक्रिया 6 महीने में पूरी हो, चाहे कोई मजबूरी हो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जजमेंट जब होगा, तभी अपराध मुक्त भारत होगा। 6 महीने में जजमेंट ना हो तो मानव न्याय का सूर्योदय हो। 7 गवाहियों पर आधारित केस, 15 साल तक क्यों चले केस? हर केस के समापन निष्पादन में 6 महीना बहुत ज्यादा है। सुन लो दे कर कान, वरना हो जनता का अपमान। लोकतंत्रीय जनता का यही आह्वान, बनाए नया भारत पूर्ण महान। पिछले सप्ताह में आपने देखा है कि मुस्कान लाल का नौकर बॉडीगार्ड प्रियवादी अपने मालिक मुस्कान लाल को कार से नीचे उतारता है। चिलचिलाती धूप और गर्मी में डीसी फैन की हवा खिलाते हुए उन्हें पांव पैदल चलाकर उनके महल में ले जा रहे हैं। सड़क के दक्षिण तरफ वाली ज़मीन को दिखाकर उसे हड़प लेने की बातें भी कर रहा है, जिससे कि मुस्कान लाल की कार महल में ही प्रवेश कर जाए। अब तक मुस्कान लाल अपनी कार को सड़क पर ही रखकर पांव पैदल महल में आना जाना किया करते हैं। अब आगे चतुर्थ एपिसोड में शेष भाग देखें। आने दीजिए पिताजी को, आज पूछता हूँ। ये आपने क्या करके रखा है? ये 4-5 फाइल में क्या करके रखे हैं बताइए? सारे रुपये बुला रहे हैं।
ये 5-10 केस पिछले 10-15 सालों से कोर्ट में चल रहे हैं। क्या होगा इन लाखों रुपयों का? 12% सैकड़ा सालाना के हिसाब से वसूली होगी। हमारे रुपये दूध पीते हैं बेटा, माखन मलाई खाते हैं और मनी माणिक्य के हार पहनते हैं। वो कैसे? पैसे वाले वैसे कलाकार होते हैं जो दाव लगाते हैं और एक दिन में 100 गुना रुपया बढ़ा लेते हैं। सीखो समझो, बोर दे दे के कलाकार बनो, कला दिखा दिखा के। सड़कों पर देखो जा जा के, कलाकार अपनी अपनी कलाकारी से बिना पूंजी के धन कमाया करते हैं। फिर तुम्हारा नाम ही तो कलाकार है। हम धन दौलत वाले कर्ज लगाते हैं मुंह लगवाई में, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ जोड़ के मोटा माल बना लेते हैं हथकसाई में। बाबूजी, जब आपकी सोच आसमान की ऊंचाई की है तब हमें भी कलाकारी करनी ही है। जब रंग बिरंगे मजे लोगे तभी तो तुम्हारी कलाकारी निखरेगी, समझे बेटा? समझ लिया बाबूजी, अच्छी तरह समझ लिया। प्रियवादी से कलाकारी करना सीखो बेटा। अकबर के राज दरबार का काम बीरबल संभालता था, प्रियवादी मुझ मुस्कान लाल का दरबार संभालता है। लूटना हो तो दोस्त बन के लूटो, मौका पर छक्का लगाओ। प्रियवादी और उनके चेंगरे ही हमारे धन दौलत को बढ़ाया करते हैं। फिर हम अपना उल्लू सीधा करके उन सबको लात मार मार कर किक आउट कर दिया करते हैं। गेट आउट। जब रंग बिरंगे मजे लोगे तब तो तुम्हारी कलाकारी निखरेगी। प्रियवादी से कलाकारी करना सीखो। वह नौकर मेरा है लेकिन बहुत बड़ा कलाकार है। दोस्त बन के लूटो, मौका पर छक्का लगाओ। फिर कहा हमने। उस प्रियवादी ने जीवत पुत्रिका व्रत के दिन तापस लाल के घर जाकर कलाई कुर्थी की दाल और 500 रुपया का एक नोट देकर उसको चूना लगा कर आया। उसको झूठ बोल करके कि मेरे नाम पर केस कराया जाएगा, और उसी बोल पर प्रियवादी ने तापस से नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर उसका दस्तखत करवा लिया है। दस्तखत कराए हुए कागज पर हमने 50 लाख का उसके नाम पर केस करके 50 लाख रुपए की जमीन हड़प लिया। सीखो, यही कलाकारी है बेटा। कैसे धन बढ़ता है सीखो। अब तो तापस लाल को पिटवाने भर की ही देरी है। महीना दिनों के अंदर तापस लाल के घर का तमाशा देख लेना। आजाद भारत में हर आदमी लोकतंत्रीय बना हुआ है। यही तो लोकतंत्र की आजादी है। जो मन में आए सो कर लो, जितना चाहो उतना बना लो। गरीब गुरुआ को बना दो दरवेश, हम जैसे अमीर उमराव बन जाओ महिषासुर महिषेश। लोकतांत्रिक राज्य में रहने और जीने की यही आजादी है और यही कला है बेटे। कोर्ट कचहरी अपना, अपराधीगण अपना, कमा लो दौलत मन चाहो जितना। ऐसे ही कलाकारी करना सीखो बेटा, तभी तो हमने तुम्हारा नाम कलाकार रखा है। बाबूजी ठीक है, तो मैं भी कलाकारी करूंगा, आपसे बढ़कर ज्यादा। वाह वाह वाह। आज से मैं भी सड़कों पर ऐरे गैरे की कलाकारी देखने जाता हूँ। मैं भी बनूंगा कलाकार। तो ठीक है, आज से मेरा बेटा भी मेरी तरह गरीबों पर रहेगा लिपटा। ठीक है, जाता हूँ। नमस्कारम सर्वजयी अग्रजों, ऑफलाइन ऑथर माय डियरों। आयुष्मान भव अनुज राजू धन सेठो, आयुष्मान भव। ऑनलाइन रीडरो आयुष्मान भव। मूल किताब पढ़ा करो, मूल पुस्तकम पठनम कुरु। कलम से लिखा करो, कलमैन लिखनम कुरु। मोबाइल फोन से पढ़ना छोड़ दो। चलित दुर्भाषम त्यक्तम कुरु, तभी कल्याण होगा। तदापि कल्याणम भविष्यति। संस्कृत भाषा सतयुग त्रेता और द्वापर की थी विद्वान अग्रजों।
कलयुगी भाषा हिंदी अंग्रेजी मानव प्रताड़िनी, ऑनलाइन वर्क सर्वथा तारिणी। अंग्रेज शासक अगर प्रताड़ित भी किया करते थे तो रोजी रोजगार से नाता जुड़वाया करते थे। इस लोकतंत्रीय राज्य में बोलने, बकने, तर्क वितर्क करने की आजादी है, रोजी रोजगार प्राप्त करने की नहीं, समझे? भ्राता अग्रजो, यह आप क्या बोल गए? क्या बोल गया मैं? सिविल कोर्ट में मेरे पिता के नाम पर 5-5 मनीसूट दर्ज करवा दिए गए हैं मुस्कान लाल के द्वारा। न तो इंसाफ मिलता है और न ही न्याय मिलता है। न ही केस समाप्त होने की कोई निर्धारित तिथि ही निश्चित है। समझ गए ना भ्राता अग्रजो? केस लड़ते लड़ते मैं किताब विक्रेता बन चुका हूँ। ऑनलाइन के युग में किताब खरीदने वाला कोई है ही नहीं। स्कूल और कॉलेज की किताबें डिग्रियां भले ही दिला सकती हैं, लेकिन वो डिग्रियां लोकतांत्रिक राज्य में रोजी रोजगार और नौकरियां नहीं दिलवा सकती हैं गरीब बेसहारों को। सोच तो आपकी अजीब है भ्राता अग्रजो। हे मेरे हृदयानुजो, गरीब बेसहारों को गरीब बेसहारों के लिए ये सारी मूल किताबें ही पढ़ने और पढ़वाने की जरूरत है। लोकतांत्रिक सत्ताधारियों को ऐसी प्रैक्टिकल किताबें पढ़वाने की जरूरत है। लोकतांत्रिक राज्य में ऐसी प्रैक्टिकल किताबों को पढ़वाने की आवश्यकता है ही नहीं। शायद वे सत्ताधारी गण जनता को व्यवहारिक ज्ञान हो जाने से दूर रखना चाहते हैं। ऐसी बातें मत बोलिए डियर अग्रजों, सत्ताधारियों के द्रोही मत बनिए। मुझे व्यवहारिक ज्ञान है, तभी तो मैं इस ऑनलाइन के युग में भी कलम से लिखा करता हूँ। इस तरह की मूल किताबों से पढ़ा करता हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, तभी जीवित हूँ और बिना पूंजी के, अन्यथा दुनिया से विदा हो गया होता। बिना पूंजी के हाथों से लिखकर देखो, जब इस कलम से हाथों से लिखता हूँ ना राजू, तो मैं 10 रुपये बिना पूंजी के कमा भी लेता हूँ, 20 रुपया कमा भी लेता हूँ, 10 रुपये पेज। यदि मैं कलम से लिखना नहीं जानता तो इस कंप्यूटर के युग में बिना पैसे का कुछ भी छपवा पाना मुश्किल होता, यानी टाइप टंकित करवा लेना बहुत कठिन होता। बिना पैसे के इस कलम से लिखने में 1 रुपया भी तो खर्च नहीं हुआ। नहीं ना हुआ। यदि मुझ जैसा आदमी कलम से नहीं लिखे तो कंप्यूटर वाले को उतना ज्ञान और दिमाग है कहाँ जो वो टंकित कर दे, टाइप कर दे। जब हम जैसे ज्ञानी जरूरतमंदों के लिए सारी बातें लिख डालेंगे, तभी तो कंप्यूटर वाले छाप सकेंगे। पूछो जाकर के कंप्यूटर वाले से, पूछ कर देख लो माय डियर अनुजो, क्या वो बिना लिखे किसी भी आवेदन को बना सकता है, किसी कागज पर लिख सकता है? अगर वकील कानून के जानकार नहीं हो, यदि ड्राफ्ट कर ही नहीं पाएंगे तो क्या वे केस करने वाले की बातों को लिख सकेंगे? कभी नहीं लिख सकेंगे। जब वकील साहब लिख ही नहीं सकेंगे, अर्थात ड्राफ्ट कर ही नहीं सकेंगे, तब कंप्यूटर वाले क्या छापेंगे राजू? सोचो, बताओ जरा। जानते हो अनुजो, हाथ से लिखने वाले जूनियर वकील को मुकदमेबाज, केस करने वाले क्लाइंट 5 रुपये भी देना नहीं चाहते, और टाइप करने वाले को 20 रुपये पेज मिलता है, वही देता है मुकदमा लड़ने वाला। जबकि टाइप वाले को अपना ज्ञान नहीं है, वे वकीलों को देखकर, वे वकीलों के ड्राफ्टिंग को देख कर टाइप करता है तो 20 रुपये पेज मिलता है। जूनियर और सीनियर वकील के यही भेद लोग नहीं जानते। लोकतंत्र में यह उल्टी धारा बहने लगी है या नहीं? बोलो। सत्ताधारी पढ़ने लिखने वाले से दूर क्यों होते जा रहे हैं और चक्कू कट्टाधारी वाले के साथ क्यों? एक बात जानते हो राजू, अपराधियों के कुकृत्यों से ही कोर्ट के सारे काम चल रहे हैं। वकील लोग कोर्ट फीस जमा करवा के और अपराधी गण मुकदमा लड़ने के लिए बेशुमार कोर्ट फीस जमा करते हैं, तभी तो वे लोग मुकदमा लड़ सकते हैं। वही वकील जो लर्नेड हैं, विद्वान हैं, वही लेखक
जो महाविद्वान हैं लिख करके, और सरकार कोर्ट फीस से जितना कमाते हैं वो उतना मुद्रा, उतना धन, उतना रुपये नहीं कमा सकते। बोलो बोलो, विद्वानों की दर्दनाक दशा है या नहीं? बोलो। यही है लोकतंत्र, मूर्खों के घर धन का अंबार और विद्वानों के घर अर्थाभाव का पारावार। ठीक है अनुजो, अब मैं चलता हूँ। अगर एक भी किताब खरीद लेते अनुजो तो 100 रुपया कमा भी लेता। यदि एक भी किताब खरीद लेता तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझता। ठीक है, ठीक जाता है। हूँ। बोलो क्या बात है? सर्वजयी भैया, व्यवस्थापक ने हर गरीब को 5-5 किलो अनाज मुफ्त में दिया करता है। आप भी गरीब हैं, आप भी 5 किलो अनाज लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आधा पेट खाना रोज मिलेगा ना भैया? चुप रहो भाई, चुप रहो। यही खराबी है, यही खराबी। गरीबों को निकम्मा रहने और आधा पेट खाने की आदत लग चुकी है भाइयों। वे सोचने लगे हैं कि बिना कमाए आधा पेट खाने के लिए तो मिल ही रहा है, कच्चा अनाज मिल ही रहा है, सरकार दे ही रही है, अब क्यों कमाना? बैठे बैठाए दिन काट लेना है। चाहे तो ताश खेलकर, जुआ खेलकर, आदि आदि तरीके से दिन काट लेना है। लेकिन यह रीति और यह लत और यह आजादी अच्छी आजादी नहीं है मेरी समझ में। औरों की समझ में जो हो और व्यवस्थापकों की समझ में जो हो, तुमसे विनती है, हमें इस तरह का सुझाव मत दो भाई, मत दिया करो। बिहार में शराबबंदी हुआ है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी अच्छाई यही है। बिल्कुल ठीक कहा। इसके लिए व्यवस्थापक की जय जय बोलो, लेकिन इसके पीछे भी झांक करके देख लो, तब समझ में आ जाएगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। अर्थात शराबबंदी से लाभ कितना है और हानि कितनी है। अर्थात इस महंगाई के बढ़ जाने से किसने कमाया और किसने बुढ़ाया, समझ में आ जाएगा। आपने तो गुड़ बातें कह दी। सुनो, व्यवस्थापक की निंदा मत करो, एकदम मत करो। केवल सोचो। सोचने की ही तो आजादी है, सुझाव देने की आजादी नहीं है बंधु, समझा? सोचने की ही तो आजादी है, पर सुझाव देने की आजादी नहीं है। क्या शराब हर राज्य में बंद है बिहार छोड़ के? बोलो, सिर्फ बिहार में बंद है। आपकी सोच मजबूत और दमदार है भैया। शराबबंदी को मजबूत बनाने के लिए अगर शराब की फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता तब तो सोने में सुहागा हो जाता। मगर ऐसा तो हुआ नहीं और नहीं करेगा। गरीब लोग उसी शराब को चोरी छिपे 5 गुने अधिक कीमत में खरीदने लगे हैं। 5 गुने कीमत में खरीदने लगे हैं। रोज शराब को गटक कर पिया करते हैं, चाहे कितनी महंगी क्यों न पड़ जाए। फैक्ट्री वाले टैक्स भरते हैं, वे शराब बेचेंगे तभी तो सरकार को टैक्स देंगे। बोलो इसमें क्या सही और क्या गलत है? टैक्स नहीं भरेगा तो फैक्ट्री बंद करा दी जाएगी। क्या यह गलत है? बोलो। नहीं, गलत तो नहीं है। शराबी और दारूबाज तो अपनी आदत से बाज आते ही नहीं। जो मछलियां खाते हैं वो किसी न किसी विधि से मछली खा ही लेते हैं, चाहे वह 200 रुपये किलो ही क्यों ना हो। जो मीट खाते हैं ना, मीट वो भी मीट खा ही लेते हैं। मीट 800 रुपये किलो की दर से बिकता है। कहाँ इस पर किसी ने सोचा कि महंगी है उतना ना खाऊं? आखिर मीट खाने वाले तो मीट खा रहे हैं ना, या तो अपराध करके या तो जुआ खेल के या तो अपराध करके। घर की सामग्रियों को ही बेचना शुरू कर देते हैं, लेकिन खाते हैं। दारू भी पीते हैं,
यही आजादी है ना, यही ना आजादी है, बोलो यही ना आजादी है। जाके पूछो व्यवस्थापकों से जाके। एक बात सुनो तो, एक बात सुन लो, तुमने कहा न कि शराबबंदी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, सरेआम समर्थन करते हैं कि शराब बंद होनी चाहिए। अब ये बताइए तो, किसी को शौचालय की टंकी को साफ कराना तो वो मेहतर को बुलाएगा, उस दुर्गंध से बचने के लिए विष्ठा को हाथ से उठाएगा, उस दुर्गंध से बचने के लिए उसे शराब पीनी पड़ेगी। मेहतर जब तक शराब नहीं पिएगा तो वह उस दुर्गंध को बर्दाश्त कभी नहीं कर पाएगा, वो शौचालय को साफ कर ही नहीं पाएगा। बोलो, सोचो, शराब पीने की जरूरत है या नहीं? अगर मेहतर शराब नहीं पिएगा तो शौचालय की टंकी साफ नहीं होगी, तो क्या हम शौच कर सकेंगे? बताओ, बोलो। जिसकी टंकी भर गई तो वह क्या करेगा भाई? बोलो, वह निशराबी मेहतर कहाँ से लाएगा? मेहतर भी तो अगर शराब पीना बंद कर दे तो मेहतर सफाई कैसे करेगा? मुझे बताओ, जिनकी टंकी भर गई वो किससे साफ कराएगा? मुझे बताओ। शराबबंदी का तो हम लोग समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो कि कौन सी दुर्गति हो रही है। देखो क्या दुर्गति है, शौचालय की टंकी से मल बह रहा है। यह तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेक कार्यों के उदाहरण है। इसीलिए सुसंगत सोच की आवश्यकता है, सुसंगत सोच की। यह तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेक कार्यों के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। अच्छा या बेजाय जो भी हो, मैं भी कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की जय हो, लोकतंत्र की जय हो। कुदरत, इस कुदरत ने हर चीज और हर प्राणी के लिए जंगल, गंगा, समुद्र, पहाड़ दिए मुफ्त में लाभ लेने के लिए, लेकिन उन्हें बेचने की आजादी सरकारी व्यवस्थापकों की है। इससे अच्छी और दूसरी आजादी क्या होगी? ईश्वर ने नदी दिया है और अपरंपार पानी बह रहा है, किसी को कोई फंड नहीं लगता है और इस पर भी रोक है। इससे बड़ी आजादी और कुछ है? बताओ, बोलो भाई, सोचो। ईश्वर ने इन सारी वस्तुओं का मुफ्त में लाभ लेने के लिए दिया है, लेकिन देख लो, क्या इन सारी वस्तुओं का लाभ मिल रहा है? और सारी जनता लाभ लेने से वंचित की जा रही है। यही लोकतंत्र है। इसी बात पर बोलो, लोकतंत्र की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा, अब चलता हूँ, अब भाषण बंद। आप भी जाइए बंधु, आप भी जाइए। गैस का सिलेंडर रहते हुए भी लकड़ियाँ काटनी पड़ती हैं। पैसे रहे तब तो सिलेंडर खरीदूं। बेरोजगारी ने जीना दुर्लभ कर दिया है। ना कोई काम, पूंजी के अभाव में दर दुकानदारी भी नहीं कर पाती। पढ़ना लिखना सब बेकार। 40-45 सालों में ही हम दोनों बूढ़े हो गए। कैसे जीऊं? दोनों बच्चों को कैसे पालूं? हमारी पढ़ाई लिखाई के क्या मोल? ऑनलाइन के युग में ट्यूशन भी कोई पढ़ना नहीं चाहता।
सभी मोबाइल से ही पढ़ा लिखा करते हैं। मेरी घर वाली को लकड़ी काटनी पड़ रही है। सुबह वहाँ मम्मी लकड़ी काट के रखी है, उठाकर चूल्हा के पास रखो। जो बच्चे खेल कर खाए उसे लकड़ी ढोना पड़ा। देखो शुभांगी की मम्मी, मेरा पुरुषार्थ समाप्त हो गया। बच्चों को लकड़ियां ढोना पड़ रहा है। छोड़ दीजिए बाबूजी, चलिए आप बैठिए। चलो बैठो मम्मी के पास, बैठो मम्मी के पास बैठो। यही मेरा पुरुषार्थ है। लोकतंत्र के जमाने में न मुझे रोजी मिला, न रोजगार, न नौकरी मिली, न चाकरी। जिस बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, वो बच्चे घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम करता है। शुभांगी की मम्मी, क्या गरीबों के घर विवाह करके तुम सोचते होगी। जा
हाय री मेरी गरीबी और बेरोजगारी। ऑफलाइन पढ़ाई का यही मोल है। न सरकारी नौकरी मिली, न ही प्राइवेट नौकरी में पेट भरा। पूंजी पगाह होते तो बाजार में दर दुकानदारी भी कर लेते। बाबूजी, बाबूजी, रस्सी बांट करके घर की खर्ची पूरी करने में लगे हैं। शुभांगी की माई को लकड़ियां चीरनी पड़ गई। ऐसी लाचारी से तो मर जाना ही बेहतर है। बेटे, जब तुम दोनों गीत कविता लिखने जानते हो, हाँ बाबूजी, तुम दोनों की यही काबिलियत हम सबकी सहयोगिनी बन सकती है। अब एक यही उपाय है, तुम दोनों कविता और गीत लिख लिख कर अपनी अपनी कलाकारी को व्यक्त करो। कोई न कोई रईस या शौकीन धनवान तुम दोनों की इन कलाओं पर मोहित हो ही जाएंगे। तब कमाने के रास्ते खुल ही जाएंगे। क्या मेरा सुझाव उपयुक्त और युक्ति संगत नहीं है बेटे? हाँ बाबूजी, आपका सुझाव युक्ति संगत और उपयुक्त भी है। आपने मेरी सोई हुई बुद्धि को जगा दिया, सोई हुई बुद्धि का पिटारा खोल दिया बाबूजी। मैं और इनकी मम्मी कल से ही अपनी अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कविता को लिख लिख कर और कविता का सड़कों पर जा जाकर गायन करेंगे और उसी कविता का गायन करके हम दोनों नया काम शुरू करेंगे बाबूजी। तो ठीक है, गीत की रचना करो और कल ही सड़कों पर जा जाकर अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करो। ठीक है बाबूजी। बेटा, बूढ़े पुराने कह गए हैं कि अपनी योग्यता ही काम आती है। जो योग्यता दिखती है वही योग्यता बिकती है। तुम दोनों कलाकारी बेचो और कलाकारी का प्रदर्शन करो और कमाने का प्रयास करो। ठीक है बाबूजी, ठीक है। कल से हम लोग वैसा ही करेंगे। सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी, मेरी उम्र बीत गई। अब मैं और शुभांगी की माई दोनों अपने अपने हुनर और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और उसी से जो अर्जित होगा बाबूजी, मैं वही कमाई करूंगा और नई जिंदगी फिर से शुरू करूंगा। ओ रसरी, अरे रसरी, रसरी, बाबूजी ने आज हमारी बुद्धि को खोल दिया। चलो, कल से हम लोग अपनी अपनी लिखी हुई कविता का प्रदर्शन करेंगे और गायन करेंगे और अपनी अपनी दोनों विद्वत कलाकारी लोगों को दिखाएंगे। तुमने जो दुख दर्द सहे हैं उसके लिए मेरे बाबूजी के दिमाग में एक नई बात आई और उन्होंने मेरी थकी मंदी बुद्धि का पिटारा खोल दिया। चलो, कल से हम लोग अपनी कविता का गायन करेंगे और अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करेंगे। चलो। इति श्री लोकतंत्रे प्रस्तुत अध्याय इतर दिवसः पश्य अग्रे अग्रिम अध्याय। अयम लोकतन्त्रः अस्ति इदं महामन्त्रम् अस्ति इदं गणतन्त्र राज्यम् अस्ति इदम् अर्थयुगः अस्ति। जयति जय जय जनतन्त्री, जयति जय जय लोकतन्त्री।
के सब आजाद है, आजादी है भारत में। आजादी माल सभी पहने हैं, फिर नहीं बुरी आदत में। नहीं तरसता झुलसता कोई, सबके मान बराबर है। ऊंचे नीचे मध्यम लघु भेषत सर्वजन मुस्काए हैं। सर्वे प्राणी सुखिनः सन्ति, अयम लोकतंत्र है अस्ति। समता समाज निर्माण भवन्ति, सर्वे जनाः समानः सन्ति। प्रावधान संविधान महायंत्र, आधारित इन्हीं पर लोकतंत्र। लोकतंत्र 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 लोकतंत्र। ऊंचे नीचे मध्यम लघु भेषत सर्वजन मुस्काए हैं। सर्वे प्राणी सुखिनः सन्ति, अयम लोकतंत्र है अस्ति।